हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर नेट जेआरएफ 2021। रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एंड एमफिल एंट्रेंस एग्जाम में भी इसका बहुत बड़ा रिलेवेंस होता है। साथ ही साथ जो लोग आगे रिसर्च स्कॉलर हैं या रिसर्च से रिलेटेड हैं, उनको भी रिसर्च एप्टीट्यूड की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram and website is given in the description box. फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप एक्सेट्रा आर डैश डिवाइसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में भी है। ऑप्शंस हैं कैजुअल, मैकेनिकल, टेक्निकल या मैनुअल। कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, इन सब से हम जो है ऑब्जर्व करते हैं, तो ये किस तरीके के डिवाइसेस हैं ऑब्जर्वेशन के? कैजुअल, मैकेनिकल, टेक्निकल या मैनुअल? सिंस दीज ऑल आर मशीन्स, सो मशीन से वर्ड आया है मैकेनिकल, राइट? तो कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप्स, दीज ऑल आर मैकेनिकल डिवाइसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन इज ऑफ नो यूज इन कलेक्टिंग डैश। ऑब्जर्वेशन का इनमें से किस चीज को कलेक्ट करने में कोई यूज नहीं होता? फुल इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट इवेंट्स या ऑल ऑफ द अबव? ऑब्जर्वेशन का कहां पे यूज नहीं होता, किन इवेंट्स को कलेक्ट करने में यूज नहीं होता, ये पूछा हुआ है। पास्ट इवेंट्स, जो चीज़ हो चुकी है उसको ऑब्जर्व क्यों करना? हम प्रेजेंट को ऑब्जर्व करते हैं ताकि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकें ना, फ्यूचर के बारे में हम जान सकें। जैसे कि अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, बहुत सी चीज़ों को। जब एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पेपर टफ था, ईजी था, उसके अकॉर्डिंगली फिर कट ऑफ के आप बहुत सारे वीडियोज़ देखते होंगे, लोग अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बताते हैं। तो हम प्रेजेंट इवेंट्स को कलेक्ट करते हैं फ्यूचर के लिए। पास्ट इवेंट्स जो हो चुकी है उसको ऑब्जर्व करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना, क्योंकि वो चीज़ तो घटना घट चुकी है ना। हम प्रेजेंट के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, इसलिए पास्ट इवेंट को कलेक्ट करने में ऑब्जर्वेशन की कोई भी भूमिका नहीं होती है। इंटरव्यू विद द डिटेल्ड स्टैंडर्डाइज्ड शेड्यूल इज कॉल्ड क्लिनिकल इंटरव्यू, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू या डायरेक्ट इंटरव्यू? इसमें से आपको बताना है कि स्टैंडर्डाइज शेड्यूल से अगर आपने कोई इंटरव्यू किया है तो वो कौन सा इंटरव्यू कहलाता है? इट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, है ना। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है कोई स्टैंडर्डाइज तरीके से, एक वेल मेंटेन स्ट्रक्चर के अनुसार से हम जो इंटरव्यू लेते हैं उसे अपन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं, राइट। एक प्रिस्क्राइब्ड तरीका होता है ना, जिससे हम जो है इंटरव्यू लेते हैं। क्वेश्चंस वगैरह प्री डिटरमाइंड होते हैं, स्टैंडर्डाइज तरीके से डिसाइडेड होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड कहलाता है। बट इस क्लिनिकल इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू जो है ये यूज़ करते हैं फिजिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, जिससे वो एक्यूरेट तरीके से डायग्नोज कर सके मेंटल इलनेस, राइट। क्लिनिक इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। ये इंटरव्यूज़ होता है जिससे हमको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो बता सकें या वो असेस कर सकें एक्यूरेटली अबाउट मेंटल इलनेस। ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप में जब हम इंटरव्यू ग्रुप जो होता है उससे जब हम कोई इंटरव्यू करते हैं तो ग्रुप इंटरव्यू। तो डायरेक्ट इंटरव्यू मतलब हम डायरेक्ट तरीके से जो है इंटरव्यू कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से इंटरव्यू नहीं कर रहे, जैसे कि हमने डायरेक्टली जो है क्वेश्चनेयर्स भरवाए और ये सब तरीके से, तो ये हो जाएंगे आपके डायरेक्ट इंटरव्यू। जब आप डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, इंटरव्यू लेते हो, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू कहलाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंटरव्यू इज द करेक्ट आंसर। द फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम शुड हैव ओरिजिनलिटी, वैल्यूज, कोहेरेंस,
या फैक्ट्स? फॉर्मुलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो कैसी होनी चाहिए? प्रॉब्लम शुड बी ओरिजिनल, इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट होगी तो आप कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो सोसाइटी को? अगर आप डुप्लीकेट चीज़ें ही जो है, डुप्लीकेट आपने प्रॉब्लम किसी और की जो है आपने प्रॉब्लम उठा ली, तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द सोसाइटी, राइट? यू आर नॉट यूजिंग योर साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड। तो द प्रॉब्लम शुड बी ओरिजिनल, राइट? इट शुड नॉट बी कॉपीड और डुप्लीकेट, तभी आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो सोसाइटी में, राइट? यहाँ पे जैसे कि अपन अगर वैल्यूज़ देखें तो वैल्यूज़ का कोई रिलेशन ही नहीं है। कोहेरेंस मतलब होता है तो क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, है ना? पर यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम शुड बी ओरिजिनल। सोशल साइंस रिसर्च क्रिएट्स सोशल एलिनिएशन, कोहेशन, मोबिलिटी या इंटीग्रेशन। जो सोशल साइंस रिसर्च होती है वो क्या क्रिएट करती है? रिसर्चेस क्यों की जाती है सोशल साइंस? क्या क्रिएट करने के लिए, किस चीज़ के लिए? बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि आपको सारे ऑप्शंस की हिंदी बता दूँ। एलिनिएशन मतलब होता है विड्रॉ, सेपरेट करना, है ना? सोशल सेपरेशन, राइट? अगर मैं बात करूँ कोहेशन की, तो कोहेशन मतलब होता है स्टिक करना, जोड़ना, राइट? कि एक्ट और स्टेट ऑफ स्टिकिंग टुगेदर टाइटली, है ना? जोड़ के रखना, वो होता है कोहेशन। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? मोबिलिटी मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, राइट? तो वो होता है आपका mobility, to move from one position to another, right? And integration मतलब होता है the process of integrating मतलब combine करना two or more things को, उसे होते हैं integration, है ना? There is a difference between integration and cohesion. cohesion मतलब होता है जोड़ के रखना और integration मतलब होता है combine करना, है ना? Slight difference है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो हम सोसाइटी को सोशली हम जोड़ के रखना चाहते हैं, इसलिए कोहेशन इज द करेक्ट आंसर, राइट? हम जोड़ के रखना चाहते हैं सोसाइटी को। सोशल साइंस रिसर्च क्रिएट्स करती है सोशल कोहेशन, है ना? इन ऑर्डर टू स्टिक पीपल, एक साथ लोगों को जोड़ना, वो हो जाता है आपका कोहेशन। अ डैश इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर, मतलब जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर मीन्स किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ बात हो रही है पर्टिकुलर टू जनरल की या स्पेसिफिक टू जनरल की। अब आपने ये कहाँ पढ़ा हुआ है? स्पेसिफिक टू जनरल, हाइपोथेसिस, वेरिएबल, कॉन्सेप्ट्स या फैक्ट्स? जब हम पर्टिकुलरली बहुत सी चीज़ों को देखते हैं उसके बेसिस पे हम एक जर्नल थ्योरी बनाते हैं, और जनरल थ्योरी के अंदर क्या होता है? इनमें से थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर हम यहाँ पे इनडायरेक्टली वो इंडक्टिव रिसर्च पूछ रहा है, राइट? इंडक्टिव रिसर्च की बात हो रहा है, बिकॉज इंडक्टिव रिसर्च होता है पर्टिकुलर्स टू जनरल और जनरल टू पर्टिकुलर होता है आपका डिडक्टिव, राइट? तो यहाँ कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, है ना? वैसे भी जनरलाइजेशन के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स की बात की हुई है, सो सी कॉन्सेप्ट्स, अवधारणा इज द करेक्ट आंसर। A system of systematically interrelated concepts, definitions, and propositions that are advanced to explain and predict phenomena. कॉन्सेप्ट्स का एक संग्रह, मैंने अभी भी बताया क्या इसका आंसर? कॉन्सेप्ट्स का एक, है ना, कलेक्शन, सिस्टमैटिकली इंटररिलेशन, definitions and propositions that are advanced to explain and predict phenomena. जो चीज़ एक्सप्लेन करती है, प्रिडिक्ट करती है फिनोमिना को, कॉन्सेप्ट्स का सिस्टमेटिकली इंटररिलेशन, थ्योरी, उसे थ्योरी बोलते हैं अपन, है ना? मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट्स किस में होते हैं? थ्योरी में, और थ्योरी के अंदर होता है कॉन्सेप्ट्स। तो ये डेफिनेशन पूछ लीजिए, एक बार देख लीजिए, कई बार गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है थ्योरी, सिद्धांत। लास्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम वी नीड टू गिव अ व्हाट? प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट जब हम करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टाइटल की, इंडेक्स की, बिब्लियोग्राफी की या कॉन्सेप्ट्स की?
प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते वक्त सबसे पहले क्या करते हैं हम जब हमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी होती है? हम प्रॉब्लम को लिखते हैं कैसे? टाइटल के रूप में, शीर्षक के रूप में, राइट? तो इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स वी नीड टू गिव अ टाइटल, राइट? So these are the questions that are important for paper 1 and for research entrance exam, both for PhD and MPhil. So ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए, जिससे आपको नॉलेज भी मिले और आपको पता चले कि आपको जो है कितना आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड की कितनी नॉलेज है, एंड यू कैन असेस योर परफॉर्मेंस एज वेल. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा. पढ़ते रहिए एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.